देश के सीजीआई सहित 16 जज एक व्यक्ति के केस की सुनवाई से दूर भाग रहे हैं। आखिर इस केस में ऐसा क्या है जो कि सारे के सारे जज अपने आप को इस केस से दूर करे जा रहे हैं, या फिर ये एक अकेला व्यक्ति इतना क्या स्ट्रांग है, या फिर कोई ऐसी कोई बहुत गहरी बात है जिसकी वजह से जजेस तक, जिन जजेस को, जिन कोर्ट्स को न्याय का एक अंतिम द्वार के तौर पर हम मानते हैं, वो लोग भी इस व्यक्ति को न्याय देने से या फिर इससे दूर भाग रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? आप लोगों ने कई बार एक चीज सुनी होगी कि जब आप कुछ अलग करने के लिए, जब आप कुछ कई बार सही रास्ते पर जाते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव जो चीजें हैं वो आपके सामने आती हैं और आपको उनसे लड़ना बहुत आसान नहीं है। ऐसे ही आज मैं एक व्यक्ति के बारे में, एक ऑफिसर के बारे में आप लोगों के साथ एक स्टोरी साझा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक आईएफएस ऑफिसर हैं और ये आईएफएस यानी कि ये इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी कि सॉरी फॉरेन नहीं, ये फॉरेस्ट सर्विस से जो ऑफिसर हैं यानी कि वन अधिकारी हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नाम है इनका संजीव चतुर्वेदी। ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन का एक बड़ा समय या फिर अपनी सेवा का एक बड़ा समय ईमानदारी, करप्शन, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों से लड़ते लड़ते निकाल दिया। लेकिन कमाल की बात, बंदे को मानना पड़ेगा, बंदा झुका नहीं सिस्टम के सामने, जबकि पूरा सिस्टम बंदे को झुकाने के लिए लग गया। पूरा सिस्टम उसके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसीज, अगेंस्ट में बहुत सारे गलत फेक केस, पूरी स्टोरी है। हम बात करेंगे कि जब एक अकेला व्यक्ति पूरे सिस्टम के सामने खड़ा हो जाता है और अगर वो सही रास्ते पे है तो किस तरह से एक अकेला व्यक्ति भी खौफ बन सकता है। लेकिन हाँ, उसके कुछ नेगेटिव जो एस्पेक्ट हैं वो भी देखने को मिलते हैं, यानी कि खुद कई बार वो व्यक्ति न्याय के लिए कई बार भटकता रहता है। जैसे मैंने बताया 16 के 16 जज को नंबर अब तक पहुंच चुका है जो कि इनके केस को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्या रीजन है? सारे के सारे जज अपने आप को इनसे अलग कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं डर के। उस पीछे के रीजन के बारे में बात करें, उनके किस तरह से हमारा सिस्टम कई बार काम करता है। इस व्यक्ति ने, जो आईएफएस ऑफिसर है, इनके बारे में आपको बताऊं, इन्होंने काम किया अपने पद को बेहतर तरीके से निभाने के लिए। एक जो सम्मान है, एक जो प्रतिष्ठा है, जो अनुशासन है, जो न्याय है, करप्शन है, उसके लिए जीवन भर काम किया। लेकिन शायद इन्हें उसका जो एक रिटर्न तो छोड़िए, जो न्याय है वो भी नहीं मिल पा रहा। दरअसल बहुत सारे विभागों में इन्होंने विसिल ब्लो का काम किया, यानी कि बहुत सारी जगहों का जो करप्शन होता था उस करप्शन को एक्सपोज किया। और ये व्यक्ति उस अपने एटीट्यूड के लिए, वैसी पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है। लेकिन अल्टीमेटली मामला ये है कि ये व्यक्ति को खुद को यहां पर न्याय अभी नहीं मिल रहा। पूरी कहानी क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ, आप लोगों से आपका ओपिनियन भी जानना चाहूंगा कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है, कैसी खामियां हैं, और कुछ हमारे यहां पर जो टर्म हैं, कुछ हमारे जो लीगल या फिर मैं कहूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म हैं, उनके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जो न्यायाधीशों के संदर्भ में चीजें हमें यहां पर देखनी होंगी। तो दरअसल जैसा मैंने आपको बताया, संजीव चतुर्वेदी इनका नाम है। 2002 बैच के भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफओएस के जो ऑफिसर ये हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। होता क्या है, यहां पर शुरुआत करते हैं इनकी जर्नी से। अगर हम बात करें 2002 से 2012 के समय का, मतलब ये टाइम पीरियड होता है, और इस टाइम पीरियड पे हरियाणा के अंदर काम कर रहे होते हैं। हरियाणा में जब ये काम कर रहे थे तो अरावली वाला जो पूरा रीजन है वहां पर बड़े स्तर पर वनों की कटाई जैसी चीजें, बड़े स्तर पर इलीगल सैंड माइनिंग जैसी चीजें, बड़े लेवल पर वन माफिया और साथ ही साथ ऐसी सारी चीजों को इन्होंने एक्सपोज किया। लेकिन आप सब लोग जानते हैं, जब भी ऐसी कोई गतिविधि चल रही होती है तो इन सभी माफियाज और ऐसे काम करने वाले लोगों को एक पॉलिटिकल और साथ ही साथ शासन का संरक्षण भी मिला होता है। लेकिन अगेन, जैसा इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी थी, उन्होंने आवाज उठाई, उनके तहत लड़े और कुछ एक्शंस भी लिए उन्होंने बैक टू बैक, और उन एक्शंस के कुछ इन्हें परिणाम भी यहां पर भुगतने पड़े। परिणाम यहां पर ये हुए जब इन्होंने इन सभी चीजों पर रोक लगाने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने बताया पॉलिटिकल उन सभी लोगों को संरक्षण मिला हुआ था। इसकी वजह से इनको कुछ जो ड्रॉबैक हैं वो झेलने पड़े, जिनमें देखेंगे सस्पेंशन 5 साल में 12 बार तो इनका ट्रांसफर हुआ। 2007 में इतना ही नहीं, इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची गई। 2007 में इनके खिलाफ कुछ झूठे जो केसेस हैं, वैसे झूठे केस यहां पर बनाए गए और साथ ही साथ चार्जशीट भी दाखिल हुई। इतना ही नहीं, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट हमें यहां पर देखने को मिलता है। जब आप पूरे सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए लगे हों तो शायद कहते हैं ना, जब आप सच रास्ते पर चल रहे हैं तो एक शायद कोई एक वो डिवाइन पावर होती है जो आपको कहीं ना कहीं आपका साथ दे रही होती है। इसी तरह से इनके इस करियर में भी 2007 से लेकर 11 के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और इस टर्निंग पॉइंट में इनका साथ दिया। दरअसल इनके ऊपर जो कुछ आरोप लगे थे, उन आरोपों की जांच करने के लिए कुछ कमेटी बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी ने संजीव जो चतुर्वेदी थे, यानी कि जो आईएफएस ऑफिसर थे, इनको निर्दोष माना।
जबकि इनके अगेंस्ट में जो लोग थे उन लोगों को दोषी पाया गया। यानी कि उस टाइम पर सीएम आप देख रहे हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके समय जो कुछ अधिकारी थे उनको दोषी ठहराया। यानी कि सीएम लेवल तक पर ये जो लोग हैं उनसे टकराव में यहां पर देखने को मिलते हैं। एक रीजन यही बताऊंगा क्यों जुडिशरी भाग रही है, बच रही है इनसे। रिजल्ट क्या हुआ 2011 में, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन आपको देखने को मिलती है कि जब किसी ऐसे ऑफिसर को बचाने के लिए राष्ट्रपति डायरेक्टली और सीधे तरीके से कोई इंटरफेयर करे। 2011 में इनके खिलाफ जो चार्जशीट थी उसको राष्ट्रपति के द्वारा रद्द करा, राष्ट्रपति ने आदेश जारी करे, तब जाके राज्यपाल ने ऐसे एक्शंस लिए। सस्पेंशन भी इनका रद्द करा गया और साथ ही साथ किसी जो ईमानदार अधिकारी है उसकी डायरेक्टली उसकी रक्षा के लिए राष्ट्रपति का इन्वॉल्व होना काफी बड़ी बात यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो यह था इनका पहली पोस्टिंग का मामला। अब दूसरी पोस्टिंग का मामला सुनिए। दूसरी पोस्टिंग में ये विजिलेंस में जाते हैं एम्स दिल्ली के अंदर। और एम्स के अंदर क्योंकि आप इतना बड़ा सिस्टम है, आप देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे इनको करप्शंस वहां पर देखने को मिलते हैं। और अगेन जैसा व्यक्ति था उसने बैक टू बैक एक्शंस लेने शुरू किए करप्शन के ऊपर, जिनमें उन्होंने वहां पर पाया तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर के तौर पर उनकी 2012 से लेकर 14 के बीच में तैनाती होती है। 18 महीनों में उन्होंने 200 से ज्यादा भ्रष्टाचार मामलों की जांच करी इतने कम समय में। मेडिकल उपकरणों की जो खरीद होती थी उसमें एक बड़ा घोटाला होता था जनता के पैसे का, उस घोटाले को एक्सपोज किया। घोष स्टाफ को नियुक्त किया जाता था, फर्जी नियुक्तियां, साथ ही साथ अपने जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके खिलाफ में रिपोर्ट तैयार करी। और आप जानते हैं जब आप अपने सीनियर के अगेंस्ट में कोई एक्शन ले रहे हैं तो पूरा सिस्टम, या फिर आप जब लड़ने जाते हैं किसी बुराई से तो सारी की सारी बुराइयां इकट्ठी होकर आपके अगेंस्ट में आके खड़ी हो जाती हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ इनके साथ में भी। इनके साथ में भी वैसी चीजें देखने को मिलती हैं, पूरा का पूरा सिस्टम इनके अगेंस्ट हो गया। लेकिन इसी ईमानदारी के लिए इस व्यक्ति को 2015 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से उसको यहां पर स्वीकृत सम्मानित करा जाता है 2015 में, ईमानदारी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। अब ये व्यक्ति को देखो, जो पुरस्कार राशि मिली वो पुरस्कार राशि भी इस व्यक्ति ने सरकार को दान में वापस देती। देन हम यहां पर देखेंगे असली विवाद शुरू होता है। 16 जजों ने इनसे किस तरह से दूरी बनाई जब ये न्याय पाने के लिए उनके पास यहां पर पहुंचे। हम देखेंगे तो 16 जजों का खुद को अलग कर लेना रिक्यूजल होता है। आप ये रिक्यूजल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, एक्चुअल में रिक्यूजल होता क्या है। तो देखिए, एक अवधारणा होती है जिसे हम प्राकृतिक न्याय के तौर पर जान रहे होते हैं, यानी कि नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ। नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ में एक चीज हम जानते हैं कि मगर मान लो कोई एक्स नाम का जज है, अगर इस एक्स नाम के जज से संबंधित कोई सुनवाई अगर कोर्ट में हो रही है, चाहे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इससे संबंधित है, तो उस केस से ये अपना अलगाव कर लेगा, अपने आप को रिक्यूज कर लेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो जज होते हैं वो अपनी सुनवाई से या फिर इस केस से, इस बेंच से अपने आप को अलग कर लेते हैं। सो दैट देखिए, जब आप आरोपी हैं तो आप यहां पर क्या जज नहीं हो सकते, है ना, आपके ऊपर आरोप है तो आप जज नहीं हो सकते। वैसी कंडीशन में ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है। बट सीरियसली रिक्यूजल के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। अब हालांकि अब अगर कोई जज रिक्यूजल कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे का उसको कारण बताना पड़ेगा। ऐसी बाध्यता हमारे जो कानून है, हमारे कानून में नहीं है। तो इसी तरह से मैं बता रहा हूं कि जो 16 जजों ने रिक्यूजल किया उनमें से किसी भी जज ने रिटन में, लिखित में कोई भी कैसा भी कारण नहीं बताया। नाउ मैं आपको दो चीज यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। पहली चीज कि ये जो रिक्यूजल है, ये रिक्यूजल क्या पहले भी कभी हुआ है ऐसा? दूसरा, ये रिक्यूजल की वास्तविकता क्या है, क्योंकि ये रिटन में तो कुछ एग्जांपल बता नहीं रहे, लेकिन जज इनका कोई मामला सुन क्यों नहीं रहे? बैक टू बैक 16 जज अपने आप को इनसे दूर कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रिक्यूजल होता क्या है। जब कोई जज किसी केस को सुनने से खुद को हट जाए, आमतौर पर निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कि भाई मेरे ऊपर अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें मैं फैसला कैसे दे सकता हूं, क्योंकि वो बायस्ड होगा, वो निष्पक्ष नहीं होगा। लेकिन अब मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या पहले भी ऐसा हुआ है? मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। आप भारतीय जुडिशरी के इतिहास में 10, 20, 50 एग्जाम्पल आराम से निकाल सकते हैं जब जजेस ने खुद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया। जब उनको रिक्यूजल करना चाहिए था उन्होंने रिक्यूजल नहीं किया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। हमारे एक जज साहब बैठे हैं, अगर यहां पर आप उनको पहचान पाएंगे, सॉरी यहां पर वो नहीं है, उनकी इमेज आगे चल के आपको मिलेगी। हमारे पूर्व में जो जस्टिस रहे हैं रंजन गोगोई साहब, उनके ऊपर आपको पता होगा कई बार उनके ऊपर आरोप लगे हैं। ऑल्दो वो आरोप लगे हैं उसकी वजह से उनको कुछ शायद कृपा पात्र जो पद हैं वो पद भी उनको बाद में मिले। हाउएवर, जब वो अपने पद पर थे तो उस समय पर हम देखेंगे कि उनको रिक्यूजल करना चाहिए था, वहां पर उन्होंने रिक्यूजल नहीं किया।
आपने सुना होगा एक बहुत फेमस केस था, उनकी एक फीमेल जो वर्कर जो स्टाफ थी उसने उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के जो चार्जेस हैं वो लगाए थे। कमाल की बात आप देखिए, कैसा न्याय है ये, कैसा नेचुरल जस्टिस है ये। जो आरोप उनके ऊपर लगे थे, उन आरोपों की जो बेंच सुनवाई कर रही थी, उस बेंच में वो खुद मौजूद थे। क्या ये निष्पक्षता होगी? क्या उनको वहां पर रिक्यूजल नहीं करना चाहिए था? नहीं, वहां पर रिक्यूजल उन्होंने नहीं किया। और ऐसा एक नहीं 10-20 एग्जांपल आप आराम से निकाल सकते हैं जहां पर रिक्यूजल करना चाहिए था लेकिन जजेस ने रिक्यूजल नहीं किया। लेकिन यहां पर इस आईएफएस ऑफिसर को जब न्याय देने की बात आती है तो ये लोग रिक्यूजल कर लेते हैं। रीजन क्या है? उस रीजन के बारे में आपको बात करता हूं। क्यों? क्योंकि इस आईएफएस ऑफिसर ने जिन लोगों के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे आरोप पता है किसके ऊपर हैं? या तो वो एक्स सीएम है फॉर्मर, या वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, या वो कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, वो चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, वो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, वो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, ऐसे लोग हैं। अब जो जजेस हैं वो भी 4 बार सोचते हैं कि अगर हम इस मामले की सुनवाई करी तो हो सकता है इन लोगों के ऊपर अगेंस्ट में हमें कोई एक्शन लेना पड़े। दिस इज द रीजन। ये है न्यायपालिका का कई बार, क्या वाकई में मैं कह सकता हूं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है यहां पे? क्योंकि रिक्यूजल का ना तो कोई लिखित कारण आप बता रहे हैं, और अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो अनुमान ये अच्छा खासा लगाया जा सकता है कि इसी वजह से, इस दबाव की वजह से, या फिर कोई मेजर डिसीजन उनको ना देना पड़े जिसके बैकलैशेस आए संस्थान के ऊपर भी या फिर उनके ऊपर भी, इस वजह से जो जजेस हैं वो अपने आप को इनके सभी जो मामले हैं इन मामलों से दूर कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली 1 महीने पहले तक आप बात करें तो 16 जज अपने आप को इसके मामले से सुनने से दूर कर चुके हैं, रिक्यूजल कर चुके हैं। तो यह है पूरा का पूरा यहां पर मामला। हम देखेंगे, जैसा मैंने बताया कि खुद को यहां पर इतने सारे लोगों ने अलग कर लिया। इसमें हम देखेंगे रंजन गोगोई, यूयू ललित जी हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट के कई जजेस हैं, कैट के सदस्य, जिला न्यायालय के मजिस्ट्रेट, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने खुद को अलग कर लिया इनके मामले को सुनने से पहले। किसी ने कोई भी कैसा भी लिखित कारण नहीं बताया कि वो क्यों अलग यहां पर हो रहे हैं। एक और इंसिडेंट आप यहां पर समझने की कोशिश करो, इनके साथ में क्या इंसिडेंट होता है। कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आप जानते हैं जब भी कोई भर्ती या फिर सेवा होता है उससे संबंधित जो विवाद हैं वो कैट के अंतर्गत जाते हैं। कैट में एक कंटेम्प्ट का मामला इनके ऊपर यहां पे लगाया 2016 में। ये जो आईएफएस ऑफिसर थे, इनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल में 0 इनको परफॉर्मेंस दिया गया। एक ईमानदार व्यक्ति जिसने अपना पूरा करियर लड़ने में लगा दिया, उसको अप्रेजल के नाम पर 0 की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट यहां पर बनाई गई। कैट ने 2017 में इस पर स्टे दे दिया। अब हुआ ये कि इस आईएफएस ऑफिसर ने इस चीज को चैलेंज किया इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर इस चीज को। कैट ने खुद ही यहां पर सुओ मोटो लिया था और उनके खिलाफ में कंटेम्प्ट जैसी कार्रवाई है। कैट ने खुद ही, जब इन्होंने इस पर स्टे ले लिया तो ऐसी कंडीशन में कैट ने इनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया। जब इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा तो इसके खिलाफ में ये हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। और अगेन वही बात, जब ये हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट में न्याय पाने के लिए पहुंचे तो इन दैट कंडीशन वही कहानी की एक एक करके सारे के सारे जज रिक्यूज करते गए, यानी कि उनको न्याय देने से भागते रहे बिना कोई कारण बताए हुए। और अक्टूबर 2025 तक 16वां रिक्यूजल हमें यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, फिर कहते हैं कि जो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है, क्या यही स्वतंत्र न्यायपालिका है? क्या सच के लिए लड़ने का वाला कोई व्यक्ति, सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति, बुराई से लड़ने वाला व्यक्ति, क्या उस व्यक्ति को कोई न्याय पाने का अधिकार नहीं है? तो ये सच्चाई है। लेकिन हाँ, हिम्मत होती है, एक कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अकेला सिस्टम से यहां पर लड़ रहा है। लेट्स सी, होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं आगे आने वाले क्या एक्शंस होंगे, क्या जुडिशरी में कुछ उनके अगेंस्ट में वाकई में कुछ जो, या फिर उनके साथ कुछ खड़ा हुआ कोई मामला, या फिर उनको न्याय मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये था पूरा का पूरा मामला। हाउएवर, आप अगर यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यूपीएससी का जो वर्कशॉप समिट है सबसे बड़ा, उसमें आप अवेल कर सकते हैं, जो कि आपको एक बहुत ही जो आपका जो रैंक है उस रैंक को आपको अचीव कराने में आपकी मदद करेगा। इंडिया के टॉप एडुकेटर से आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 19 तारीख से 22 तारीख तक ये हमारे सारे के सारे सेशंस हो रहे हैं, जिसमें मुनाल सर, सुदर्शन सर, मधुकर सर एंड ऑल हमारे सारे जो एडुकेटर हैं वो आपको यहाँ पर जो कुछ क्लासेस हैं वो देने वाले हैं। अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिस इज द प्राइस। आपको शुभ 50 कोड अप्लाई करना होगा। इस कोड को अप्लाई करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।